एपिसोड 89। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। हाउ डर यू, आई विल किल यू। अब आगे। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, मुझे अभी के अभी अपने डैड से मिलना है। ये कहकर वो तुरंत आईसीयू की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी नव्या ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़ रुक जाओ। असिस्टेंट अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी के लिए इस तरह से जाना ठीक नहीं होगा। उनका इलाज चल रहा है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। ये सुनकर ना चाहते हुए भी गुरूर रुक गई और परेशान होकर बोली, अच्छा अंकल, मुझे ये बताइए कि उन्हें ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसके जवाब में असिस्टेंट ने परेशान होकर कहा, अचानक से उनकी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो इस बात को सहन नहीं कर पाए और उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक आ गया, इसलिए हमें उन्हें जल्दबाजी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये सुनते ही गुरूर शॉक्ड हो गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? उनकी कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी, फिर अचानक से ये लॉस कैसे हुआ? इसके जवाब में असिस्टेंट ने कुछ सोचकर कहा, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से लॉस कैसे हो गया। मैंने तो ये भी चेक करवाया कि आखिर किस वजह से लॉस हुआ, लेकिन अभी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। तभी गुरूर ने नासमझी में कहा, लेकिन किस तरह से लॉस हुआ ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना, आखिर किस कंपनी की वजह से ऐसा हुआ है? तभी ये सुनकर असिस्टेंट चुप हो गया। उसने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, असिस्टेंट अंकल, क्या आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आप मुझसे कुछ भी मत छुपाए, जो बात हो आप मुझे सीरियस होकर बता दीजिए, क्योंकि मैं सब कुछ सच सुनना चाहती हूँ। इसके जवाब में आखिर में असिस्टेंट ने कहा, बेटा, दरअसल बात यह है कि जिस कंपनी की वजह से लॉस हुआ उस कंपनी को तुम अच्छे से जानती हो। ये सुनकर गुरूर ने नासमझी में कहा, कौन सी कंपनी है? मैं बहुत सारी कंपनी को जानती हूँ, आप किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे खुलकर बताइए जो भी बात हो। तभी असिस्टेंट ने आखिर में कुछ सोचकर कहा, दरअसल वो वालिया कंपनी से जुड़ी हुई है, उसी कंपनी की वजह से तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया और वो इस तरह से एडमिट हो गए। जैसे ही गुरूर ने ये बात सुनी वो शॉक्ड हो गई। गुरूर पूरी तरह शॉक्ड हो गई और शॉक्ड होकर बोली, इट्स इम्पॉसिबल, मुझे इस बात पर कोई यकीन नहीं है। इसके जवाब में असिस्टेंट ने कहा, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बताना चाहता था, क्योंकि यही सच है। वालिया ग्रुप से हमारी कंपनी को एक नोटिस आया था और उस नोटिस को पढ़ने के बाद ही बॉस को हार्ट अटैक आया, तभी हमने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तभी गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, ये सब झूठ है, विद्युत कभी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इस बात पर कोई यकीन नहीं है। इसके जवाब में असिस्टेंट ने कहा, बॉस ने ही आखिरी वक्त में मुझे मना किया था कि मैं आपको इसके बारे में कुछ ना बताऊं, लेकिन बॉस की तबीयत की वजह से मैंने आपको ये बात बताई। लेकिन प्लीज़ आप बॉस से मेरे बारे में कुछ भी मत कहिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, और ना ही आप मिस्टर विद्युत से इसके बारे में कुछ कहिएगा। ये सुनकर गुरूर ने दांत पीस कर कहा, मैं विद्युत से इसके बारे में ज़रूर बात करूंगी। मैं उससे पूछूंगी कि आखिर उसकी कंपनी में ऐसी कौन सी कमी आ गई थी जिससे वो इस तरह से मेरे डैड की कंपनी में नोटिस भेज रहा था। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो असिस्टेंट ने डरते हुए नव्या की तरफ देखकर कहा, प्लीज़ आप इन्हें समझाइए, ये अगर इस तरह से करेंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, और इनके ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से बात क्लियर नहीं हो जाती तब तक इनको मिस्टर विद्युत से कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। ये सुनकर नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं गुरूर को समझाऊंगी। ये कहकर वो तुरंत गुरूर के पीछे चली गई। गुरूर ने अपना फ़ोन निकाला और वो विद्युत के पास कॉल डायल करते हुए खुद से बड़बड़ाए, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं विद्युत? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपका कोई हक नहीं बनता मेरे डैड की कंपनी के साथ ये सब कुछ करने का। ये कहते हुए वो अभी कॉल डायल करती उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। ये देखते ही गुरूर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कौन है ये? किसकी हिम्मत हुई ऐसी बदतमीजी करने की? ये कहते हुए उसकी नज़र नव्या पर गई जिसने उसका फ़ोन ले रखा था। नव्या ने गुरूर को समझाते हुए कहा, गुरूर, पहले तुम खुद को शांत करो, इतनी जल्दबाजी के साथ कोई भी फैसला मत लो और ना ही मिस्टर विद्युत से इसके बारे में कुछ भी पूछो। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, नव्या, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरे डैड आईसीयू में हैं, वो भी वालिया कंपनी की वजह से? मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द विद्युत से बात करनी होगी। ये कहकर वो वापस अपना फ़ोन लेने लगी, लेकिन तभी नव्या ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, देखो गुरूर, पहले मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम वालिया ग्रुप की वजह से आई होगी, लेकिन जब तक तुम्हें पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती तब तक तुम ऐसे विद्युत पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। इसलिए तुम्हें शांति से विद्युत से सारी बातें पूछनी चाहिए, अगर विद्युत तुम्हें खुद से बताता है तभी तुम आगे कोई एक्शन लेना,
वरना अभी के लिए तुम्हें बस अपने डैड के ठीक होने के बारे में सोचना चाहिए। उसके समझाने पर आखिर में गुरूर ने गहरी सांस ली और बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। अभी मुझे विद्युत से शांति से इसके बारे में पूछना चाहिए, लेकिन अगर विद्युत ने ऐसा कुछ भी किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो गुस्से से सीधे आईसीयू की तरफ बढ़ गई। इधर नव्या गुरूर को जाते हुए देखने लगी और खुद से बोली, उम्मीद करती हूँ मिस्टर विद्युत ने ऐसा कुछ ना किया हो, वरना जिस तरह से गुरूर गुस्से में है उस तरह से आगे कुछ भी हो सकता है। ये कहते हुए वो अभी चुप हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपना फ़ोन देखा तो वेदांत का नाम शो हो रहा था। वेदांत के कॉल को देखकर नव्या हड़बड़ा गई। उसने खुद से कहा, ओह नो, वेदांत को तो इसके बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं था। वो जरूर मुझे ढूंढ रहा होगा और कहीं वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। मुझे उसके गुस्से से नहीं बल्कि उसकी बकवास बातों से डर लगता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। ये कहते हुए उसने कॉल पिक किया। तभी उधर से वेदांत की गुस्से भरी आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे कहीं भी जाने की। नव्या ने भी उसी लहजे के साथ कहा, वेदांत एजेंट में मुझे गुरूर के साथ आना पड़ा, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वेदांत ने गुस्से के साथ कहा, तुम मुझे छोड़कर तब जाओगी जब मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। हॉस्पिटल के बाहर आओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही नव्या ने ये सुना वो दंग रह गई और शॉक्ड होकर बोली, क्या तुम वाकई यहाँ पर हो? लेकिन तुम तो मैसूर में थे ना, तो फिर यहाँ कैसे आ सकते हो? कहीं तुम भूत तो नहीं हो ना? देखो तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर हो कौन तुम? मुझे तुमसे डर लग रहा है। तभी उधर से वेदांत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम बाहर आ रही हो या मैं खुद अंदर आऊं? और अगर एक बार मैं अंदर आया तो तुम सोच नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा, इसलिए अगले कुछ सेकंड में तुम बाहर आ जाओ। वेदांत के चिल्लाने से नव्या सहम गई और उसने हड़बड़ी के साथ कॉल कट कर दिया। वो तुरंत आसपास देखकर बोली, ये वेदांत सच में पागल इंसान है। ये यहाँ तक चला आया मुझे ढूंढते हुए, मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए, वरना अगर वो यहाँ आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। ये कहते हुए वो सीधे आईसीयू की तरफ बढ़ी। इधर गुरूर की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो आईसीयू के अंदर एडमिट हुए विनय को देख रही थी। तभी नव्या उसके पास आए और धीरे से बोली, मैं थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तभी गुरूर ने ना समझी में कहा, लेकिन यहाँ तुम्हें कौन सा इम्पॉर्टेंट काम आ गया? तभी नव्या ने कुछ बहाना बनाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि ये मेरा होम टाउन है, तो यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे कॉल कर देना जब अंकल को होश आ जाए तो। ये कहकर वो बिना गुरूर की कोई बात सुने वहाँ से सीधे बाहर की तरफ निकल गई। वो जब हॉस्पिटल के बाहर पहुंची तो सामने ही कार से टेक करके उसे वेदांत खड़ा दिखाई दिया। वेदांत को देखते ही वो तुरंत हड़बड़ी के साथ उसकी तरफ गई और बोली, वेदांत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। इसके जवाब में वेदांत गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ते हुए बोला, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझे छोड़कर यहाँ आने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर वो उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए कार के अंदर ले जाने लगा। नव्या की आंखों में आंसू आने लगे। वो तुरंत दर्द में बोली, वेदांत क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? इसके जवाब में वेदांत ने उसे कार के अंदर धक्का दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते हुए बोला, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। तभी नव्या ने डरते हुए कहा, लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैं तो यहाँ पर गुरूर के साथ आई थी और गुरूर के डैड इस वक्त आईसीयू में एडमिट है। इसके जवाब में वेदांत ने गुस्से के साथ कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बाप कहाँ है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। तुम्हें इस तरह से मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। अगर तुम यहाँ आना चाहती थी तो तुम्हें एक बार मुझे बता देना चाहिए था। इसका मतलब यही है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और ना ही तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हें वहाँ ना देखकर मेरा क्या हाल हुआ था। ये सुनते ही नव्या हैरान हो गई और हैरानी के साथ वेदांत को देखकर बोली, वेदांत ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। इसके जवाब में गुस्से के साथ वेदांत ने कहा, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कहकर वो तेज स्पीड के साथ कार लेकर वहां से निकल गया और वहीं नव्या बस जोर जोर से चिल्लाती रह गई। इधर दूसरी तरफ गुरूर अभी भी आईसीयू के बाहर खड़ी थी। अब लगभग 1 घंटा हो चुका था और 1 ही घंटे के बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। उनके बाहर निकलते ही गुरूर ने कहा, मेरे डैड कैसे हैं? क्या वो ठीक है? इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, हाँ वो खतरे से बाहर है, उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आया गया था, इसलिए अब वो ठीक है और अगले आधे घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। ये सुनते ही गुरूर की जान में जान आई और उसने तुरंत कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। जिसके बाद डॉक्टर मुस्कुराकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गुरूर विनय को देखने लगी।
विनय को देखकर गुरूर ने उदासी के साथ कहा, मुझे पता है कि आप मेरे सगे बाप नहीं हो और ना ही मेरा आपसे कोई लेना देना है, लेकिन फिर भी आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। बहुत सारी यादें मैंने आपके साथ बिताई है, इसलिए मैं चाहकर भी आपको भूल नहीं सकती और मैं कभी आपको अपना डैड मानने से इनकार नहीं कर सकती। आप मेरे डैड थे और हमेशा मेरे डैड रहेंगे। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपना फ़ोन देखा तो विद्युत का कॉल आ रहा था। विद्युत के कॉल को देखते ही गुरूर के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कॉल पिक किया और बोली, विद्युत इतनी देर से तुम कहाँ थे? मैंने कितनी बार तुम्हारे पास कॉल ट्राई किया, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा कॉल पिक नहीं किया। सच सच बताओ, क्या कर रहे थे तुम? उधर से विद्युत की गहरी आवाज़ आई, अब तुम्हारे डैड की तबीयत कैसी है? ये सुनते ही गुरूर की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई और उसने हैरानी के साथ कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त मुंबई में हूँ और मैं अपने डैड से मिलने के लिए आई हूँ? उधर से विद्युत की आवाज़ आई, तुम कब कब सांसें लेती हो मुझे वो तक पता चल जाता है, इसलिए मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे डैड की तबीयत अब ठीक है? तभी ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, तुमने मेरे डैड की ऐसी हालत की और अब तुम उनके बारे में पूछ रहे हो? ये सुनकर उधर से विद्युत की आवाज़ आई, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे डैड की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ? गुरूर ने दांत पीस कर कहा, अभी अभी मुझे यही पता चला है कि वालिया ग्रुप की वजह से मेरे डैड की ऐसी हालत हुई, तो तुम मुझे अब सच बताओ कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरे डैड को हार्ट अटैक आया? देखो विद्युत, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन मेरे डैड इस वक्त आईसीयू में है और एक बेटी का अपने बाप को इस तरह आईसीयू में देखना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए प्लीज़ मुझे सब सच बताओ। तभी विद्युत की आवाज़ आई, पीछे देखो। ये सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं पीछे क्यों मुड़ूं और तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो? उधर से आवाज़ आई, मैंने कहा ना पीछे मुड़ो, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। ये सुनकर अब गुरूर ने नासमझी में कहा, ऑल राइट। ये कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी सामने खड़े विद्युत को देखकर वो शॉक रह गई और शॉक्ड होकर बोली, विद्युत तुम यहाँ? वहीं विद्युत ने कॉल कट किया और उसकी तरफ बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और गुरूर भी ना चाहते हुए विद्युत के सीने से लग गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 90, जबरदस्ती फिजिकल भी हुआ है। अब आगे। ये सुनते ही गुरूर की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई और उसने हैरानी के साथ कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त मुंबई में हूँ और मैं अपने डैड से मिलने के लिए आई हूँ? उधर से विद्युत की आवाज़ आई, तुम कब कब सांसें लेती हो मुझे वो तक पता चल जाता है, इसलिए मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे डैड की तबीयत अब ठीक है? तभी ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, तुमने मेरे डैड की ऐसी हालत की और अब तुम उनके बारे में पूछ रहे हो? ये सुनकर उधर से विद्युत की आवाज़ आई, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे डैड की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ? गुरूर ने दांत पीस कर कहा, अभी अभी मुझे यही पता चला है कि वालिया ग्रुप की वजह से मेरे डैड की ऐसी हालत हुई, तो तुम मुझे अब सच बताओ कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरे डैड को हार्ट अटैक आया? देखो विद्युत, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन मेरे डैड इस वक्त आईसीयू में है और एक बेटी का अपने बाप को इस तरह आईसीयू में देखना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए प्लीज़ मुझे सब सच बताओ। तभी विद्युत की आवाज़ आई, पीछे देखो। ये सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं पीछे क्यों मुड़ूं और तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो? उधर से आवाज़ आई, मैंने कहा ना पीछे मुड़ो, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। ये सुनकर अब गुरूर ने नासमझी में कहा, ऑल राइट। ये कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी सामने खड़े विद्युत को देखकर वो शॉक रह गई और शॉक्ड होकर बोली, विद्युत तुम यहाँ? वहीं विद्युत ने कॉल कट किया और उसकी तरफ बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और गुरूर भी ना चाहते हुए विद्युत के सीने से लग गई। गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और वहीं विद्युत ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी कुछ ही पलों में गुरूर ने विद्युत को दूर कर दिया और बोली, तुम यहाँ अचानक से क्या कर रहे हो? तभी विद्युत ने उसे ध्यान से देखकर कहा, तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम यहाँ पर आ रही हो? ये सुनते ही गुरूर ने भड़कते हुए कहा, विद्युत जस्ट शट अप। मैंने कितनी बार तुम्हारे पास कॉल ट्राई किया, लेकिन एक बार भी तुम्हारा कॉल नहीं लगा और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ चली आई। ये सुनकर विद्युत खामोश हो गया और फिर उसने एक नज़र आईसीयू की तरफ देखा। जब गुरूर ने विद्युत को आईसीयू की तरफ देखते हुए देखा तो उसके दिमाग में कुछ आया और वो तुरंत गुस्से से बोली, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या किया है तुमने मेरे डैड की कंपनी के साथ? ये सुनकर विद्युत के भाव बदल गए और वो गुरूर को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारी डैड की कंपनी के साथ? उसकी ये बात सुनकर गुरूर फिर कुछ पल के लिए चुप हुई, लेकिन उसने दूसरे पल कहा, तो अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर असिस्टेंट ने ऐसा क्यों कहा कि वालिया ग्रुप से ही एक नोटिस आया था जिसके बाद डैड की ऐसी हालत हो गई? क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? ये सुनकर विद्युत ने कहा, मुझे पता है कि हमारी कंपनी से एक नोटिस गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका अंजाम ये होगा।
जैसे ही विद्युत ने ये कहा गुरूर के एक्सप्रेशन पूरी तरह गायब हो गए और वो दूसरे पल गुस्से से बोली, तो यही सच है। तुमने ही मेरे डैड के साथ ये सब कुछ किया। क्यों किया विद्युत तुमने ऐसा? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी कंपनी नहीं बची? तुम क्यों मेरे डैड की कंपनी के पीछे पड़ गए हो? आखिर क्या गलती है उनकी? मैं मानती हूँ कि उन्होंने तुमसे मुझे छुपा कर रखा, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, तो तुम क्यों जबरदस्ती मेरे डैड के पीछे पड़े हुए हो? ये कहकर वो गुस्से से उसे देखने लगी तो विद्युत आगे बढ़कर उसे पकड़ते हुए बोला, मेरी तुम्हारे डैड के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट जब से तुम मुझे मिली हो तब से मैंने तुम्हारे डैड का पीछा भी छोड़ दिया है। लेकिन वो नोटिस एक अच्छे काम के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड की कंपनी में इतना बड़ा लॉस चल रहा था और तुम्हारे डैड की ये हालत उनके खुद के लॉस की वजह से हुई है, ना कि मेरी वजह से। इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। जैसे ही गुरूर ने ये सुना वो दंग रह गई और शॉक्ड होकर बोली, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वाकई ये सब कुछ मेरे डैड की कंपनी में चल रहे लॉस की वजह से हुआ है? इसके जवाब में विद्युत ने कहा, ऑफ कोर्स। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपने डैड के सो कॉल्ड असिस्टेंट से भी पूछ सकती हो, यही सच है। ये सब सुनकर अब गुरूर ने नासमझी में कहा, तो फिर असिस्टेंट ने इस तरह क्यों बताया जैसे कि इसमें सारी गलती तुम्हारी हो? इसके जवाब में विद्युत ने कहा, यहाँ दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें एक होते हुए नहीं देख सकते और शायद उनमें से वो इंसान भी होगा। ये सुनते ही गुरूर ने भड़कते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें माफ़ नहीं करूंगी और मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे और तुम्हारे बीच इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी करने की? इस तरह से तो मैं तुमसे नाराज हो जाती। ये कहते हुए वो आसपास असिस्टेंट को ढूंढने लगी, लेकिन तभी विद्युत ने उसे पकड़ते हुए कहा, आई नो तुम इस वक्त झांसी की रानी बन चुकी हो, लेकिन तुम्हें अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त तुम्हारे डैड की हालत ठीक नहीं है और तुम्हें अपने डैड को संभालना चाहिए। विद्युत के ये कहने पर गुरूर फिर रुक गई और उसने भी उदासी के साथ कहा, तुम ठीक कह रहे हो विद्युत, इस वक्त मेरे डैड को मेरी ज़रूरत है। मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब मेरे डैड पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब मैं डायरेक्ट उनसे ही ये सारी बातें करूंगी। इसके जवाब में विद्युत ने उसे अपने सीने से लगा लिया और गुरूर भी प्यार से उसके सीने से लग गई। तभी गुरूर ने कुछ सोचते हुए कहा, नव्या काफ़ी देर से बाहर गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। क्या मुझे उसे देखने के लिए जाना चाहिए? ये सुनकर विद्युत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, वो अब यहाँ नहीं आएगी। ये सुनकर गुरूर हैरान हो गई और हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? इसके जवाब में विद्युत ने कहा, क्योंकि विधांत उसे ले गया। जैसे ही गुरूर ने ये सुना वो दूसरे ही पल गुस्से से भर गई और बोली, और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो? और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैं अभी के अभी उस विधांत से उसे लेने जा रही हूँ। वो इस तरह से नव्या को लेकर नहीं जा सकता। नव्या मेरे साथ आई थी और वो मेरे साथ ही जाएगी। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से जाने को हुई, लेकिन तभी विद्युत ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी दूर चला गया है और मैं भी उसे इस वक्त ढूंढना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें इस तरह जाने देना चाहता हूँ। तुम इस वक्त मेरे साथ रहो क्योंकि मैंने इन घंटों में तुम्हें बहुत मिस किया है और अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। ये कहकर उसने फिर से गुरूर को अपने सीने से लगा लिया। वहीं गुरूर ये सारी बातें सुनकर बोली, लेकिन विद्युत ये सही नहीं है, वो नव्या को इस तरह नहीं लेकर जा सकता। मुझे डर है कि कहीं वो नव्या के साथ कुछ गलत ना करें, क्योंकि नव्या उससे बहुत डरती है। उसने मुझे सब कुछ सच बताया है। उसने बताया है कि विधांत ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, यहाँ तक कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल भी हुआ है। ये सुनकर विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, आई नो मुझे इसके बारे में पता चल चुका है। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, तो फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? तुम क्यों इस तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हो? ये सही नहीं है विद्युत। भले ही विधांत तुम्हारा भाई है लेकिन वो गलत कर रहा है। इस तरह से एक लड़की को फिजिकली टॉर्चर करना इट्स नॉट राइट। विद्युत ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, मैं उसकी ज़िंदगी में कोई भी दखलंदाजी नहीं करना चाहता, वो उसकी लाइफ है। वो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सकता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो नव्या के साथ जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इसकी सज़ा मैं उसे ज़रूर दूंगा और मैंने उसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। विधांत बहुत चालाक है। वो बचपन से ही चालाक था, इसलिए उसे सबक सिखाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द वो वक्त आएगा। विद्युत की ये बात सुनकर अब गुरूर भी रिलैक्स हो गई और रिलैक्स होते हुए बोली, ऑल राइट, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तभी वहाँ पर नज़ आए और बोली, मिस्टर विनय को होश आ गया है, आप दोनों में से कोई एक जाकर उनसे मिल सकता है। जैसे ही विद्युत और गुरूर ने ये सुना वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और गुरूर ने तुरंत कहा, डैड से मैं मिलने जाऊंगी। ये कहते हुए वो बिना विद्युत की कोई बात सुने तुरंत वार्ड के अंदर चली गई और वहीं विद्युत ने उसे जाते देख अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। इधर दूसरी तरफ मुंबई से दूर एक प्राइवेट विला के बाहर कार आकर रुकी।
विधांत गुस्से से कार से बाहर निकला और उसने नव्या को खींचते हुए कार से बाहर निकाला। उसने नव्या की कलाई को कसकर पकड़ा और उसे अंदर ले जाते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा अपने मन की करने लगी हो, तुम्हें अब बताना होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और तुम्हें वही काम करना होगा जिसमें मेरी रजामंदी होगी। ये कहकर वो उसे खींचते हुए सीधे अंदर की तरफ लेकर चला गया और वही नव्या ने रोते हुए कहा, विधांत आई एम सॉरी। मेरी गलती है कि मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे। आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें बताकर ही जाया करूंगी, मैं कभी अपने मन की नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वहाँ गुरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। गुरूर का नाम सुनते ही एक बार फिर से विधांत भड़क गया और वो उसे खींचते हुए अंदर लेकर आया। बेडरूम में पहुंचते ही उसने नव्या को बेड पर धक्का दे दिया और उसके पास आते हुए बोला, उस गुरूर ने क्या सिखाया है तुम्हें? क्या उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है? ये सुनते ही नव्या अपनी नज़र चुराते हुए बोली, नहीं विधांत तुम गलत समझ रहे हो, गुरूर ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तभी विधांत नीचे झुका और उसके चेहरे को कसकर पकड़कर बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मुझे सब अच्छे से पता है कि उस गुरूर ने तुमसे मेरे बारे में क्या क्या कहा होगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, तुम हमेशा मेरी रहोगी और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं भाग सकती, गॉट इट? ये सुनकर अब नव्या भी गुस्से से बोली, तुम गलत कह रहे हो, मैं एक दिन तुम्हें छोड़कर जरूर चली जाऊंगी और इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुमने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। तभी गुस्से के साथ विधांत ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। नव्या की एक चीख निकल गई और उसने दर्द में कहा, विधांत छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ जानवरों जैसा बिहेव करना बंद करो। लेकिन विधांत ने उसके बालों को कसकर पकड़कर खींचा और गुस्से से बोला, तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है, लगता है मुझे इसे अपने तरीके से बंद करना होगा। ये कहते हुए वो नीचे झुका और उसने जबरदस्ती नव्या के होठों को अपने होठों में ले लिया। वो उसे गुस्से के साथ चूमने लगा और वही ये देखकर नव्या जोर जोर से स्ट्रगल करने लगी। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जैसे ही गुरूर वार्ड के अंदर पहुंची, उसकी नज़र हॉस्पिटल बेड पर गई जहां इस वक्त विनय अपनी आंखें खोले लेटे हुए थे। वो मशीनों से घिरे हुए थे। विनय को इस हालत में देखकर गुरूर की आंखें ना चाहते हुए भी नम हो गई और वो धीरे धीरे उनके पास गई। वहीं जब विनय ने किसी के कदमों की आहट सुनी तो वो भी अपनी पलकें दूसरी तरफ उठाते हुए गुरूर को देखने लगे और गुरूर को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी धीमी आवाज में कहा, गुरूर बेटा क्या तुम वाकई मेरे सामने हो? गुरूर उनकी ये बात सुनकर आगे बढ़ी और उसने तुरंत उनके हाथ को पकड़ लिया और बोली, हाँ डैडी मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे जब पता चला कि आप आईसीयू में एडमिट है तो मैं खुद को रोक नहीं पाए और अब आप प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए। तभी विनय की आंखों से आंसू निकलने लगे। उनके आंसुओं को देखकर गुरूर को दर्द महसूस हुआ और उसने तुरंत विनय के हाथ को पकड़कर कहा, डैडी प्लीज़ आप इस तरह इमोशनल मत होइए, आपको पता है ना कि आप जब इमोशनल होते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं और मैं भी रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम दोनों ही अब इमोशनल नहीं होंगे, ओके? ये सुनकर अब विनय भी कुछ शांत हो गए और फिर गुरूर ने कहा, डैडी ये क्या हालत कर ली है आपने? और सच सच बताइए कि ये सब किसकी वजह से हुआ है? क्या इन सब के पीछे वालिया ग्रुप का हाथ है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप मुझे सारी बातें क्लियर कीजिए। अगर ये सब सच हुआ तो मैं उन्हें माफ़ नहीं करूंगी, लेकिन अगर ये सच नहीं है तो किसने आपके साथ ये सब कुछ किया? प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द बताइए। गुरूर की ये सारी बातें सुनकर आखिर में विनय ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, बेटा मैं तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ उस विद्युत वालिया की वजह से हुआ है। जैसे ही गुरूर ने ये सुना वो शॉक्ड रह गई और शॉक्ड होकर विनय को देखने लगी। वहीं गेट पर मौजूद विद्युत ने भी जब ये शब्द सुना तो उसके एक्सप्रेशन भी पूरी तरह डार्क हो गए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 91। वो मुझसे खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही है। अब आगे। वहीं जब विनय ने किसी के कदमों की आहट सुनी तो वो भी अपनी पलकें दूसरी तरफ उठाते हुए गुरूर को देखने लगे और गुरूर को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी धीमी आवाज में कहा, गुरूर बेटा क्या तुम वाकई मेरे सामने हो? गुरूर उनकी ये बात सुनकर आगे बढ़ी और उसने तुरंत उनके हाथ को पकड़ लिया और बोली, हाँ डैडी मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे जब पता चला कि आप आईसीयू में एडमिट है तो मैं खुद को रोक नहीं पाए और अब आप प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए। तभी विनय की आंखों से आंसू निकलने लगे। उनके आंसुओं को देखकर गुरूर को दर्द महसूस हुआ और उसने तुरंत विनय के हाथ को पकड़कर कहा, डैडी प्लीज़ आप इस तरह इमोशनल मत होइए, आपको पता है ना कि आप जब इमोशनल होते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं और मैं भी रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम दोनों ही अब इमोशनल नहीं होंगे, ओके? ये सुनकर अब विनय भी कुछ शांत हो गए और फिर गुरूर ने कहा, डैडी ये क्या हालत कर ली है आपने? और सच सच बताइए कि ये सब किसकी वजह से हुआ है? क्या इन सब के पीछे वालिया ग्रुप का हाथ है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप मुझे सारी बातें क्लियर कीजिए। अगर ये सब सच हुआ तो मैं उन्हें माफ़ नहीं करूंगी,
लेकिन अगर ये सच नहीं है तो किसने आपके साथ ये सब कुछ किया? प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द बताइए। गुरूर की ये सारी बातें सुनकर आखिर में विनय ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, बेटा मैं तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ उस विद्युत वालिया की वजह से हुआ है। जैसे ही गुरूर ने ये सुना वो शॉक्ड रह गई और शॉक्ड होकर विनय को देखने लगी। वहीं गेट पर मौजूद विद्युत ने भी जब ये शब्द सुना तो उसके एक्सप्रेशन भी पूरी तरह डार्क हो गए। गेट पर मौजूद विद्युत ने जब ये सुना तो उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। तो वहीं गुरूर ने ये सब सुनकर हैरानी के साथ कहा, अंडरस्को डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या वाकई ये सब कुछ विद्युत ने किया था? उसके जवाब में विनय ने गुस्से के साथ धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को हाँ, ये सब उस वालिया कंपनी वालों ने किया था और तुम्हें अच्छे से पता है कि वालिया कंपनी का मालिक तुम्हारा पति विद्युत ही है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पति ने ही ये सब कुछ किया है। गुरूर ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरह रिएक्ट करें। लेकिन तभी उस गेट से गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, अंडरस्को ये झूठ है, मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। उस आवाज़ को सुनते ही गुरूर तुरंत पीछे मुड़ी। इस वक्त विद्युत गेट पर खड़ा था और विद्युत को देखते ही गुरूर ने कहा, अंडरस्को विद्युत तुम सच सच बताओ, क्या डैड जो कह रहे हैं वो वाकई सच है? क्या वाकई तुमने उनके साथ कुछ गलत किया है? इसके जवाब में विद्युत उसके तरफ अपने कदम बढ़ने लगा तो वही विनय गुस्से से बस विद्युत को ही देखे जा रहे थे। विद्युत उसके तरफ आया और दांत पीसकर बोला, अंडरस्को क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है, जबकि मैंने तुमसे सारी बातें पहले ही क्लियर कर दी थी? ये सुनते ही गुरूर ने कहा, अंडरस्को विद्युत मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन जो डैड कह रहे हैं वो झूठ भी तो नहीं है, वो भी तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। पहले तो मुझे असिस्टेंट की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अब जिस तरह डैड मुझे बता रहे हैं वो सब सुनकर मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तभी ये सारी बातें सुनकर विद्युत ने गुस्से के साथ विनय को देखते हुए कहा, अंडरस्को क्या आप वाकई सच नहीं बताएंगे? क्या वाकई आप अपनी बेटी की जिंदगी और घर को बर्बाद करना चाहते हैं? ये सुनते ही विनय ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को विद्युत खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा। एक बाप कभी अपनी बेटी की जिंदगी या घर बर्बाद नहीं कर सकता और मैंने अभी अभी जो कहा वो बिल्कुल सच है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वालिया कंपनी ने मेरी कंपनी को नोटिस भेजा था? अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो तुम किस तरह के मालिक हो अपने उस कंपनी के? ये सुनकर विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को ये इम्पॉसिबल है, हमारी कंपनी ने कोई भी ऐसे नोटिस आपकी कंपनी में नहीं भिजवाए जिससे आपकी ऐसी हालत हो। इनफैक्ट हमने तो एक डील की नोटिस भिजवाई थी जिससे कि आगे चलकर फ्यूचर में हम माथुर के साथ डील कर सके। डील की नोटिस सुनकर विनय को कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, अंडरस्को ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वाकई तुमने जो कहा वो सच है? इसके जवाब में विद्युत में सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं इसके लिए तो कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। अब अगर आपको यकीन करना हो तो कीजिए, वरना मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर विद्युत आगे बढ़ा और उसने गुरूर के हाथ को पकड़ लिया और उसे वो वहां से लेकर जाने लगा। लेकिन तभी गुरूर ने गुस्से के साथ अपना हाथ विद्युत से छुड़ावाते हुए बोली, अंडरस्को स्टॉप इट, मुझे अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेरे डैड की हालत अभी ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है और मैं इतनी जल्दी उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ये सुनते ही विद्युत में गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को तो क्या तुम जिंदगी भर इन्हीं के साथ रहने वाली हो? ये सुनकर गुरूर ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को मैं जिंदगी भर उनके साथ नहीं रहूंगी, लेकिन अभी के लिए इन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अब विद्युत गुस्से के साथ विनय को देखते हुए बोला, अंडरस्को आप मर नहीं रहे हैं जो अपनी बेटी को अपने साथ रोकना चाहते हैं। तभी विनय ने लाचारी से कहा, अंडरस्को मैंने कभी अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखना चाहा। अब इसकी शादी हो चुकी है और इसका घर तुम्हारे साथ ही है, लेकिन अभी वाकई मुझे इसकी ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ हमें कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो और एक साथ रहने दो। ये सुनकर विद्युत गुस्से से उन्हें देखने लगा और फिर तभी आखिर में गुरूर ने गहरी सांस ली और विद्युत से बोली, अंडरस्को विद्युत देखो मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कभी मेरे डैड के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो वालिया कंपनी की वजह से हुआ है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर एक बार अपनी कंपनी में पता लगाना चाहिए कि गलती किससे हुई है। मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी तीसरी रीजन्स की वजह से हमारे बीच कोई भी दूरियां या हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मैं यहाँ पर कुछ वक्त के लिए डैड के साथ रुकना चाहती हूँ और जब डैड यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे तब मैं तुम्हारे पास कॉल करके तुम्हें बुला लूँगी।
उसकी ये सारी बातें सुनकर विद्युत खुद से कंठ तक चुप रहा और बोला मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पता लगाऊंगा कि किसने मेरी कंपनी के नाम पर ऐसे काम किए हैं। ये सुनकर गुरूर ने मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू सो मच विद्युत, मैं यही चाहती थी कि तुम एक बार अपनी तरफ से सच का पता लगाओ। इसके जवाब में विद्युत ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ ही वक्त में वापस आऊंगा। इसके जवाब में गुरूर ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया, जिसके बाद विद्युत वहां से निकल गया। इधर उसके जाने के बाद विनय ने गुरूर से कहा देखो बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई दरार नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वालिया कंपनी से ही नोटिस आई थी और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम उस नोटिस फाइल को भी पढ़ सकती हो। ये सुनकर गुरूर विनय की तरफ मुड़ी और बोली डैड, आपको किसी भी प्रूफ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप पर यकीन है, लेकिन मुझे मेरे विद्युत पर भी यकीन है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा आपसे अब कोई लेना देना नहीं था और ना ही विद्युत आपसे कोई दुश्मनी रखता है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। जो होगा अच्छे के लिए होगा, और विद्युत गया है पता लगाने को, तो वो जरूर पता लगाकर वापस आएगा। ये सुनकर विनय ने फिर अपना सर हिला दिया और गुरूर उनके पास ही बैठ गई। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने जल्दबाजी के साथ कहा ओह नो, नव्या के पास तो मैंने कॉल ही नहीं लगाया। पता नहीं उस विद्यांत ने नव्या के साथ क्या क्या किया होगा। मुझे बेचारे के लिए बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए उसने नव्या के पास कॉल डायल करना शुरू किया, लेकिन एक रिंग जाने पर किसी ने कॉल पिक नहीं किया। जिसके बाद वो वापस से नव्या के पास कॉल ट्राई की, लेकिन फिर भी किसी ने कॉल पिक नहीं किया। तभी विनय ने उसे नासमझी में देखकर कहा क्या हुआ गुरूर बेटा, तुम किसे बार बार फ़ोन लगा रही हो। इसके जवाब में गुरूर ने नव्या के पास कॉल ट्राई करते हुए बोली एक्चुअली मैं नव्या के पास कॉल ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है। मुझे डर है कि वो विद्यांत कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर रहा हो। नव्या का नाम सुनकर विनय को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने न समझी में कहा ये कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो, और विद्यांत तो तुम्हारा छोटा देवर है ना, विद्युत का सौतेला भाई। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा हाँ, ये वही इंसान है जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि वो नफरत के लायक है और इस वक्त नव्या उसी की कैद में है, और जहाँ बातें नव्या की तो नव्या के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। ये समझ लीजिए कि मैं ही नव्या हूँ और मैं ही गुरूर हूँ। विनय को गुरूर की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उन्होंने फिर से कन्फ्यूजन में कहा ये तुम क्या कह रही हो बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। तभी गुरूर ने मुस्कुराकर कहा एक्चुअली मैं और नव्या सेम फेस के हैं। हम दोनों का चेहरा बिल्कुल एक दूसरे जैसा है, इनफैक्ट हमारी पर्सनैलिटी भी एक जैसी है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहती हूँ कि शायद हम दोनों बचपन की कोई जुड़वा बहन रही होगी, जो इस तरह से बिछड़ गई होगी और अब जवानी में एक दूसरे के सामने आई है। जैसे ही विनय ने ये शब्द सुना, अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो तुरंत बोला क्या, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो सालों पहले ही मर चुकी थी, वो वापस नहीं आ सकती। अचानक से विनय के मुंह से जब ये निकला तो उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने नासमझी में कहा डैड, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं हो सकता, और कौन साल पहले मर चुका था, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, क्या आप वापस से डिटेल में बता सकते हैं। जब विनय ने ये सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोले नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अभी तुमने कहा वो लड़की क्या वाकई यहाँ है? अगर वो यहाँ है तो मुझे अभी के अभी उसे देखना है, उसे अभी के अभी मेरे सामने बुलाओ। ये सुनकर गुरूर ने ना समझी में कहा लेकिन आप इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो गए नव्या से मिलने के लिए? क्या इसलिए क्योंकि वो मेरी तरह दिखाई देती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बेटी बदलने का प्लान हो? जाहिर तौर पर मैं एक अच्छी बेटी नहीं थी आपकी और ना ही अभी भी हूँ, तो आप ये सोच रहे हो कि आप उसके बदले मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दे और उसे अपने पास रख ले। उसकी ये सारी बातें सुनकर विनय ने गुस्से में कहा ये क्या बकवास कर रही हो? तुम ही मेरी बेटी हो और तुम ही मेरी बेटी जिंदगी भर रहोगी। दूसरा कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, लेकिन मुझे इस वक्त उस लड़की को देखना है जिसका नाम नव्या है। प्लीज़ मुझे अभी के अभी उससे मिलाओ। अब गुरूर को वाकई कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए उसने शांति से कहा एक्चुअली वो इस वक्त विद्यांत के साथ होगी, इसलिए वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं उसे यहाँ बुलाने की कोशिश करूँगी। मुझे वापस से उसके पास कॉल ट्राई करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ गई और उसने वापस से नव्या के पास कॉल ट्राई किया, लेकिन नव्या ने इस बार भी कॉल पिक नहीं किया। उसने दोबारा से नव्या के पास कॉल ट्राई किया, लेकिन इस बार कॉल पिक हुआ और इधर से गुरूर ने हड़बड़ी के साथ कहा नव्या कैसी हो तुम, और कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
लेकिन कुछ देर पहले मुझे विद्युत से पता चला कि उस विद्यांत ने तुम्हें वापस अपनी कैद में कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ से लेकर चला गया। जब से मैंने ये बात सुना तब से मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज़ तुम जल्द से जल्द किसी भी तरह से उसकी कैद से बाहर निकालो और हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि जब डैड को होश आया तो मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बताया, और जब मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया तो वो तुमसे मिलने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। इसलिए प्लीज़ हो सके तो जल्द से जल्द उस विद्यांत को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। गुरूर ने ये सारी बातें कहकर शांत हुई, लेकिन उसी वक्त एक गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में गई, अंडरस्को, वो मेरी बीवी है और बिना मेरे परमिशन के तुम जैसी लड़की से तो वो कभी नहीं मिलेगी, इसलिए आइंदा से उसे बहकने की कोशिश मत करना, वरना सज़ा उसे ही मिलेगी। जैसे आज उसे बेड पर सज़ा मिली है और वो इस वक्त मुझसे छोड़ देने की भीख मांग रही है। इसी के साथ कॉल कट हो गया और वही जैसे ही गुरूर ने ये सारे शब्द सुने उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 92। मैं उसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। अब आगे। ये सुनकर गुरूर ने ना समझी में कहा, अंडरस्को, लेकिन आप इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो गए नव्या से मिलने के लिए? क्या इसलिए क्योंकि वो मेरी तरह दिखाई देती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बेटी बदलने का प्लान हो? जाहिर तौर पर मैं एक अच्छी बेटी नहीं थी आपकी और ना ही अभी भी हूँ, तो आप ये सोच रहे हो कि आप उसके बदले मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दे और उसे अपने पास रख ले। उसकी ये सारी बातें सुनकर विनय ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम ही मेरी बेटी हो और तुम ही मेरी बेटी जिंदगी भर रहोगी। दूसरा कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, लेकिन मुझे इस वक्त उस लड़की को देखना है जिसका नाम नव्या है। प्लीज़ मुझे अभी के अभी उससे मिलाओ। अब गुरूर को वाकई कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए उसने शांति से कहा, अंडरस्को, एक्चुअली वो इस वक्त विद्यांत के साथ होगी, इसलिए वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं उसे यहाँ बुलाने की कोशिश करूँगी। मुझे वापस से उसके पास कॉल ट्राई करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ गई और उसने वापस से नव्या के पास कॉल ट्राई किया, लेकिन नव्या ने इस बार भी कॉल पिक नहीं किया। उसने दोबारा से नव्या के पास कॉल ट्राई किया, लेकिन इस बार कॉल पिक हुआ और इधर से गुरूर ने हड़बड़ी के साथ कहा, अंडरस्को, नव्या कैसी हो तुम? और कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ देर पहले मुझे विद्युत से पता चला कि उस विद्यांत ने तुम्हें वापस अपनी कैद में कर लिया है और वो तुम्हें यहाँ से लेकर चला गया। जब से मैंने ये बात सुना तब से मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज़ तुम जल्द से जल्द किसी भी तरह से उसकी कैद से बाहर निकालो और हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि जब डैड को होश आया तो मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बताया, और जब मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया तो वो तुमसे मिलने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। इसलिए प्लीज़ हो सके तो जल्द से जल्द उस विद्यांत को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। गुरूर ने ये सारी बातें कहकर शांत हुई, लेकिन उसी वक्त एक गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में गई, अंडरस्को, वो मेरी बीवी है और बिना मेरे परमिशन के तुम जैसी लड़की से तो वो कभी नहीं मिलेगी, इसलिए आइंदा से उसे बहकने की कोशिश मत करना, वरना सज़ा उसे ही मिलेगी। जैसे आज उसे बेड पर सज़ा मिली है और वो इस वक्त मुझसे छोड़ देने की भीख मांग रही है। इसी के साथ कॉल कट हो गया और वही जैसे ही गुरूर ने ये सारे शब्द सुने उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही गुरूर ने ये सुना वो पूरी तरह हैरान रह गई और हैरानी के साथ बोली, अंडरस्को, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ? तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं, या फिर तुम पूरी तरह से जानवर बन चुके हो? उधर से गुस्से भरी विधांत की आवाज़ आए, अंडरस्को, मैं इंसान नहीं जानवर बन चुका हूं और अब तुम कभी मेरी बीवी के आसपास में मत आना। इसी के साथ कॉल कट हो गया और गुरूर हैरानी के साथ बोली, अंडरस्को, बेचारी नव्या कितनी बुरी हालत में होगी इस वक्त। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आखिर ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं उसे इस तरह टॉर्चर होते हुए नहीं देख पाऊंगी। ये कहते हुए वो तुरंत थोड़ी दूर की तरफ जाने लगी। थोड़ी दूर इस वक्त विद्युत कॉल पर किसी से बात कर रहा था। विद्युत को देखते ही गुरूर ने तुरंत कहा, अंडरस्को, विद्युत, जल्द से जल्द तुम्हें विधांत का कुछ करना होगा। विद्युत ने कॉल कट किया और बिना किसी भाव के बोला, अंडरस्को, तुम फिर से उसके बारे में मुझसे बात कर रही हो? मैंने कहा था ना कि मुझे उससे जुड़ी कोई बात नहीं करनी। इसके जवाब में गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, लेकिन वो इस वक्त नव्या के साथ बहुत बुरा कर रहा है। वो उसे फिजिकल टॉर्चर कर रहा है और एक लड़की को जब फिजिकल टॉर्चर किया जाता है तो वो उसके लिए बहुत बेकार होता है। वो बहुत तकलीफ भरा होता है। मैं ये सारी चीज़ महसूस कर सकती हूँ। ये सुनकर विद्युत अपनी भवें चढ़ाकर बोला, अंडरस्को, मैंने कब तुम्हें फिजिकल टॉर्चर किया जो तुम इसे महसूस कर सकती हो? ये सुनकर गुरूर ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को, मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की दूसरी लड़की के दर्द को समझ सकती है, और जब फिजिकल दर्द की बात आती है तो मैं और भी ज़्यादा उसे महसूस कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी नव्या को तकलीफ होती है
मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ हो रहा हो। मुझे एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है नव्या के साथ। ये सुनकर वो उसको ध्यान से देखकर बोला, अंडरस्को कनेक्शन तो तुम्हें महसूस होगा ही, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता जो है। जैसे ही विद्युत में ये कहा, गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में कहा, अंडरस्को रिश्ता? तुम किसी रिश्ते की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। तभी विद्युत ने बात बदलते हुए कहा, अंडरस्को कुछ भी नहीं, तुम विधांत के बारे में फिक्र मत करो। बहुत जल्द नव्या को मैं विधांत से दूर कर दूंगा। गुरूर ने फिर से सभी को इग्नोर कर दिया और बोली, अंडरस्को नहीं विद्युत, तुम्हें जो करना है बस अभी के अभी करना होगा। तुम्हें पता भी है इस वक्त वो विधांत नव्या के साथ बहुत गलत कर रहा है। नहीं, ये सब कुछ नहीं देख पाऊंगी मैं। प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ करो। ये सुनकर विद्युत में अब गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को ऑलराइट, मैं कुछ करता हूँ लेकिन तुम परेशान मत हो। ये सुनकर गुरूर ने कहा, अंडरस्को थैंक यू सो मच, मेरी सभी प्रॉब्लम को तुम चुटकियों में ठीक कर देते हो। आई रियली लव यू। ये कहकर वो विद्युत के सीने से लग गई, तो वहीं विद्युत ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर इसके लिए मुझे चाहे किसी के भी खिलाफ क्यों न जाना पड़े। इधर दूसरी तरफ प्राइवेट विला में इस वक्त डाइनिंग एरिया में नव्या चेयर पर बैठी डिनर कर रही थी और गुस्से से विधांत को ही देखे जा रही थी। तभी विधान ने उसे घूर कर कहा, अंडरस्को मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं तुम मुझे इस तरह के देखोगी। ये सुनकर नव्या ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरूर से झूठ बोलने की? तुम आखिर उससे ऐसी बातों में झूठ कैसे बोल सकते हो? वो मुझे लेकर कितना परेशान हो रही होगी। उसे ऐसा लग रहा होगा कि तुमने मेरा रेप कर दिया और मैं इस वक्त तड़प रही होगी। और मैं तुमसे भीख भी मांग रही होगी। ये सुनकर विधांत ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को रेप नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम रेडी हो तो हम रूम में चल सकते हैं। ये सुनते ही नव्या की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से विधांत को घूरकर बोली, अंडरस्को विधांत जस्ट स्टॉप इट। एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम वाकई हमेशा जबरदस्ती करोगे, लेकिन पता नहीं क्यों तुम रुक गए और एक तरह से तुमने अच्छा किया, वरना अगर इस बार तुमने मेरे साथ जबरदस्ती किया होता तो मैं तुम्हें शायद कभी माफ़ कर पाती। माफ़ तो मैं वैसे भी तुम्हें नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने जो जो जाति मेरे साथ की है वो बहुत बड़ी है। ये सुनकर विधांत ने उसकी चेयर को अपने तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, अंडरस्को आइंदा से तुम कभी मुझसे झूठ बोलकर कहीं मत जाना और ना ही मुझसे बिना बताए जाना, वरना मैं अपने गुस्से को अगली बार कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। विधांत की ये बात सुनकर नव्या एक पल के लिए चुप हो गई और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को मैं तुम्हें बिना पता नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अचानक से गुरूर के डैड की तबीयत खराब हो गई और मैं गुरूर के साथ यहाँ से लिए। तभी विधांत ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को क्या तुम गुरूर के डैड से मिली? ये सुनकर नव्या ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को मैं उनसे मिल ही नहीं पाई, क्योंकि उससे पहले ही तुम वहां आ गए और मुझे लेकर यहाँ चले आए। विधांत प्लीज़ मुझे वहां जाने दो, एक बार मैं गुरूर के डैड से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों पर मुझे उनसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मुझे एक बेचैनी हो रही है। इसके जवाब में विधांत ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को नहीं, मैं तुम्हें उस इंसान से नहीं मिलने दूंगा और ना ही अब तुम गुरूर के पास जाओगी। तुम मेरे साथ वापस मैसूर जा रही हूँ। ये सुनकर नव्या ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को विधांत तुम क्यों हर वक्त सिर्फ अपनी मनमानी करते हो? तुम मुझे क्यों मेरी खुद की मर्जी से कोई काम नहीं करने देते? विधांत ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को मैंने तुम्हें पूरी छूट दे दी, तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो, तो फिर अभी तुम्हें और क्या चाहिए? देखो अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें गुरूर के करीब जाने दूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें उस लड़की के करीब नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो लड़की तुम्हें हमेशा मेरे खिलाफ बढ़ जाती है और तुम्हें मुझसे दूर रहने की एडवाइस देती है। ये सारी बातें सुनकर नव्या ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को वो सही तो कहती है, कौन सा कुछ गलत रहती है? इसके जवाब में विधांत ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को क्या कहा तुमने? नव्या ने बात बदलकर कहा, अंडरस्को कुछ भी तो नहीं, जल्दी जल्दी डिनर करते हैं। अब मैं सो जाने जा रही हूँ, नहीं तो हमें कहीं लेट ना हो जाए। विधांत उसे घूरता रहा और नव्या डिनर करती रही। डिनर करने के बाद विधांत से उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, अंडरस्को लेट्स गो। इसके जवाब में नव्या ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था कि वो विधांत से बहस नहीं कर सकती थी और ना ही अब अपनी मर्जी से गुरूर के पास जा सकती थी, इसलिए उसने विधांत की बात मान ली और विधांत उसे अपने प्राइवेट जेट से लेकर सीधे मैसूर के लिए रवाना हो गया। इधर दूसरी तरफ गुरूर इस वक्त विनय के हाथ को पकड़कर उसके पास बैठी हुई थी और डॉक्टर विनय का चेकअप कर रहे थे। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने गुरूर से कहा, अंडरस्को कल सुबह इन्हें रिचार्ज मिल जाएगा। ये सुनते ही गुरूर ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को थैंक यू सो मच। डॉक्टर और डैड की तबीयत पूरी तरह से कब तक ठीक हो जाएगी? इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को इन्हें रिकवर होने में कम से कम 1 महीने लग जाएंगे।
तब तक इन्हें अच्छी डाइट लेनी होगी और अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा और कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। ये सुनकर गुरूर ने विनय को समझाते हुए कहा, अंडरस्को डैड, आप सुन रहा है ना, आपको ये सब कुछ करना होगा और अगर आपने नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी विनय ने कुछ सोचकर कहा, अंडरस्को बेटा, मैं अकेले रहता हूँ और अकेले मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे साथ तुम रहती तो शायद मैं ये सब कुछ कर पाता था। जब उन्होंने ये कहा तो गुरूर सोच में पड़ गई और कुछ सोचते हुए बोली, अंडरस्को क्या मैं आपके साथ कुछ वक्त के लिए रह सकती हूँ। ये सुनते ही विनय ने तुरंत कहा, अंडरस्को बेटा, तुम ऐसे पूछ क्यों रही हो, तुम कोई पराई नहीं हो, बल्कि तुम तो पूरे हक से मेरे साथ रह सकती हो। भले ही तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। तुम बेशक से जब तक मर्जी जाए तब तक मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनकर गुरूर के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो भी हाँ में सर हिलाती है। उससे पहले ही गुस्से के साथ आवाज आए, अंडरस्को क्या तुमने मुझसे परमिशन मांगी यहाँ रहने के लिए। उस आवाज को सुनकर गुरूर हड़बड़ा गई। वो पीछे मुड़ी तो विद्युत गुस्से से अंदर आ रहा था। विद्युत को देखकर गुरूर ने कहा, अंडरस्को एक्चुअली विद्युत डैड को 1 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं उनके साथ यही मुंबई में रुक जाऊं। वैसे भी मैसूर में अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके जवाब में विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को अगर तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हें दूसरी कंट्री में लेकर रहने के लिए जाऊंगा, जहां तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन तुम अपने डैड के साथ यहाँ नहीं रह सकती। ये सुनकर विनय ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को वो मेरी बेटी है, उसका पूरा हक बनता है मेरे साथ रहने का, तुम कोई नहीं होते उसे रोकने वाले। इसके जवाब में विद्युत ने सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को वो आपकी बेटी है तो वो मेरी भी बीवी है और शादी होने के बाद एक पति का बाप से भी ज्यादा हक होता है बीवी पर, और उसके नाते मैं अपनी बीवी को इजाजत नहीं देता कि वो आपके पास रहे। ये कहकर उसने गुरूर के हाथ को पकड़ा और बोला, अंडरस्को आई थिंक अब हमें वापस मसूर चलना चाहिए। तुम्हारे डैड को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा और वो वापस घर चले जाएंगे। उनके लिए मैंने अपने कुछ अलग से नौकर रख दिए हैं जो उनके अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम्हें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि उसने यहाँ रहने का प्लान बना लिया था, लेकिन विद्युत जिस तरह उसे जबरदस्ती लेकर जाने की बात कर रहा था वो कुछ समझ नहीं पाए। तभी विनय ने एक नज़र विद्युत को देखा और फिर वो आखिर में लाचार होते हुए बोले, अंडरस्को कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कभी उसे मेरे साथ नहीं रहने दोगे, इसलिए मैं जिद भी नहीं करूंगा, तुम उसे लेकर जा सकते हो। ये सुनकर गुरूर ने कहा, अंडरस्को डैड आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं आपके साथ रुकना चाहती थी, आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए। उसके जवाब में विनय ने कहा, अंडरस्को बेटा मैं हमेशा से अकेले ही रहा हूं और आगे भी रह लूंगा, मेरे पास मेरे असिस्टेंट है जो मेरा ध्यान रखेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ और विद्युत के साथ खुश रहो। एक बाप होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो। इसके जवाब में गुरूर अभी कुछ कहती उससे पहले ही विद्युत गुरूर को वहां से ले जाते हुए बोला, अंडरस्को आपका शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ये कहते हुए वो उसे लेकर वहां से बाहर निकल गया और वही विनय बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। तभी कुछ ही देर में विनय का असिस्टेंट अंदर आया। असिस्टेंट को देखते ही विनय ने कहा, अंडरस्को क्या खबर लाए हो, क्या पता चला किसने नोटिस भिजवाया था। इसके जवाब में असिस्टेंट ने कहा, अंडरस्को मिस्टर विद्युत ने कुछ देर पहले ही अपने जासूस भेजकर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है और पता चला है कि ये एक फेक नोटिस था जो आप तक पहुंचा है, कोई आपको मारना चाहता है। जैसे ही विनय ने ये सुना वो हैरान रह गए।